अपन तो पढ़ते हैं। कल क्या पढ़ रहे थे बताओ? मौर्यकालीन कला। ओके, याद आ गया। तो मौर्यकालीन कला में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? स्तंभ। स्तंभ कला। स्तंभों में दोस्तों कुछ मैंने बताया था, आपको स्तंभ दिखाए थे? नहीं दिखाया? नेट नहीं है क्या? यार तो चालू तो करवाए यार, बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा कैसे? कुछ कर। कछु कर। तो मैं वैसे ही बताता हूं आपको। मैंने आपको बताया था कि एकदम चुनार के पत्थर से बनाए गए ये स्तंभ, जिनके शिखर पर अब चलो खैर, मैं मेरा पशु हटा देता हूं। मैं जो मेरा पशु है उसकी मूर्ति को हटा देता हूं और ये तीन शेर यहां बना देता हूं। खैर, इसके कई भाग हैं। ये जो स्तंभ कला है इसके कई भाग हैं दोस्तों। एक तो इसको कहते हैं लाट। लाट या यष्टि। ये है उल्टा कमल। या इसे कहा गया घंटाकृति। ये चौकी। और यहां पर ये पशु मूर्ति। मैंने बताया कि ये चुनार के पत्थर से बनाए गए। चुनार जो है ना बिहार में, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए।
पत्थर से निर्मित। इन पर सफेद रंग की पॉलिश की गई है, जो वर्तमान में भी बरकरार है। नहीं, एक बार तो सुन लो, वर्तमान में यथावत है, चमकदार है। ये गोलाकार है, सीधे जमीन में गड़े हैं, अर्थात चबूतरा नहीं है, सीधे जमीन में गड़े हुए हैं, अर्थात चबूतरा नहीं है। अब चूंकि नेट नहीं है, आप लोगों को मैं दिखाता, बताता, समझाता। अब चलवा कैसे लें? वो लगा हुआ नहीं है? लगा हुआ तो है यार। अच्छा, इसको यहां से कनेक्ट करना होता था, वो नहीं है, तो ये तो संभव भी नहीं है। कोई बात नहीं, जो बात है वो मैं समझा दूंगा कि जो ईरान है ना, ईरान, वहां पर भी ऐसी आकृतियां बनाई गई हैं, लेकिन ईरान में क्या किया गया, अपने वाले गोलाकार हैं, उनके वाले जो स्तंभ हैं वो गरारीदार हैं। अपने वाले स्तंभ जो हैं वो एक ही पत्थर से बनाए गए, उन्होंने पत्थरों को आपस में जोड़ा है, अर्थात ईरान के जो स्तंभ हैं वो चबूतरे पे लगाए गए, उन पर सभी पर मानव मूर्ति है। तो ईरान वाले की खास बात क्या है, एक तो जमीन में नहीं गाड़े गए, बल्कि चबूतरा बना करके उस पर खड़े किए गए, चबूतरे में चिनाई की गई है, अपने वाले जमीन में सीधे गड़े हुए हैं, यानी कोई चबूतरा नहीं बनाया गया। इसका मतलब यदि ये 30 फुट या 50 फुट ऊंचा है, मान लो वृहत 50 फुट है, लघु 30 फुट है ऊंचा, तो यदि 50 फुट है तो उसको रोकने के लिए 20 फुट जमीन में भी उसे रोका गया, तो 70 फुट आकार हो गया, समझ रहे हो। जबकि ईरान वाले जो हैं वो चबूतरे पे बनाए गए, हमारे वाला जो है, अरे छोरो, मतलब जंगलीपन तो है ही, गया नहीं है। जा रहे, चालू कर दे पंखा। अरे सुन रहे हो क्या आप? नहीं सुना तो अब आप एक काम करो, लिखना शुरू करो। सुनोगे नहीं, लिखोगे। एक बात बता, जंगली लोगों को देखने की जरूरत होती है क्या? लिख। अरे बेटा मेरी बात सुन, अरे बेटा मेरी बात सुन, आप लड़कियों को आगे बैठना चाहिए ना, देखो मेरी फ्रंट की सीट खाली पड़ी है। क्यों? फैन बंद करो, मतलब आपको फैन बंद करना है क्या?
अच्छा, क्या तबीयत खराब है क्या? अरे ये फैन बंद करा दे बेटा, करा दे। जिसको फैन में बैठना हो मेरे सामने आगे आकर बैठेगा। और ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, मैं उठा उठा के फेंक दूंगा नीचे। अरे जब इनकी तबीयत खराब है और जिसको फैन में बैठना तो आगे आओ ना, फिर फैन में मैं बैठा हूं चार चार फैनों के बीच। एक ही फैन के बीच क्या बैठो, चार फैन है, इधर वाली भी फैन है, इधर वाली भी फैन। बैठ जा। अरे ये सरकार देख, यहां देख, चारों तरफ तेरे फैन ही फैन है। अरे और किसी को फैनों के बीच बैठना है क्या? तो दोबारा से जो है वो, इसका क्या करना है? चलो मैं ले जाता हूं, मस्त रहे। नहीं मुझे पता है तुम लोग क्या क्या कार्रवाई करते हो। एक काम कर, इसको ऑफिस में भिजवा दे। अरे कोई राजस्थान हिस्ट्री की कोई नोटबुक है किसी विद्यार्थी की खोई पाई? किसकी? पीछे वाले की? मेरे मेरे सामने आओ, देखे कौन किसकी है। खैर जो भी है छोड़ो। मैं दोबारा से एक बात बता रहा हूं कि ये जो स्तंभ है ये ऐसे बनाए गए कि आज 2300 साल हो गए इनको खड़े हुए, धूप में बारिश में बिकते हुए, लेकिन इनको, इनकी चमक कमजोर नहीं हुई है। ठीक है, अब आप लिखना शुरू करें। ऐसे नहीं बस में होगा, मेरे को पता है कि कुत्ते की पूंछ को थोड़ी बहुत सीधी कैसे करनी है। लिखना शुरू करो। अरे स्तंभ कला में, स्तंभ कला में लिखें। स्तंभ कला हेडिंग डाल दी क्या आप? तो आप इसमें लिखना शुरू करें। स्तंभ कला में लिखना शुरू करें। अशोक के द्वारा चुनार के पत्थर, अशोक के द्वारा चुनार के लाल बलुआ पत्थर से, अशोक के द्वारा लाल बलुआ पत्थर से लाल बलुआ बालू वाला कलर जो होता है ना, लाल बालू, तो लाल बलुआ पत्थर से अनेक स्तंभ, अनेक स्तंभ निर्मित करवाए गए। इनका निर्माण एक जैसे कारीगरों के द्वारा, इनका निर्माण एक जैसे कारीगरों के द्वारा एक स्थान पर किया गया, एक स्थान पर किया गया। किया गया। इसके उपरांत इसके उपरांत इन्हें भारत के विभिन्न कोनों में, इसके उपरांत इन्हें भारत के विभिन्न कोनों में स्थापित किया गया।
30 से अधिक स्तंभ प्राप्त हुए हैं। तीस से अधिक स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जिनमें 15 सुरक्षित अवस्था में सुरक्षित अवस्था में, ओके जी, 30 से अधिक प्राप्त हुए हैं। बाकी टूटे फूटे हैं, लोगों ने तोड़ दिए। मैंने बताया ना, बकरी भेड़ चराने वालों ने। और किसी किसी ने क्या किया कि इन स्तंभों का प्रयोग घरों में भी कर लिया। जैसे मान लो कोई जंगल के पास में कोई झोंपड़ी बनाना चाहता हो, खड़ा है ना, तोड़ ताड़ के ले आए, उसके टुकड़े कर लिए। तो इस प्रकार से, हाँ ये लग गया और लग जाएगा, अभी चिंता मत करो। क्या चालू हो गया क्या? नहीं नहीं हुआ, अभी हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अभी आप लोग इसके भाग में बताने जा रहा हूं कि एक स्तंभ के 4 भाग होते हैं। एक लाट है, एक उल्टा कमल है, एक चौकी है और एक पशु मूर्ति है। तो क्या आप लोग ऐसा थोड़ा सा छोटा सा सीधा सा रेखाओं में बना सकते हो? बनाना ही होगा, बनाओ फटाफट। हो सकता है कोई मेरे से सुंदर बनाए, क्योंकि मेरे को ज्यादा कलाकारी आती नहीं है। हाँ तो, हाँ बिल्कुल, तो आप सुंदर बनाओ। पांच बन गए? मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, ये ईरान वाले नहीं बनाने रहे। ये बनाना यार, मैं बोल रहा हूं। हम भाई, अच्छा इंपॉर्टेंट लग रहा था। इंपोर्ट लग रहा था, मतलब ईरान से आया हुआ, इसलिए फटाफट बनाया। लोगों को बाहर की चीजें तो बेकार हो तो भी पसंद आती हैं। घर का जोगी जोगना रान्ने गांव का सिद्ध। तो उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। नहीं रखूं उम्मीद? बना लिया और सुंदर बनाया होगा। वाह, वेरी गुड। एक बात तो है, और अब देखो आपने भी अच्छा बनाया। लड़कियां कलाकारी अच्छी कर लेती हैं, और ये लड़कों को देखो, अरे सीधा तो करता ही इसको, ये गिर जाएगा ऐसे। इसने जो पत्थर खड़ा किया है ना, उसको टेढ़ा कर रखा है।
अब टेढ़ा पत्थर तो गिरेगा ही। खैर, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये वाली बात तो लिखा दी। अब नीचे लिखे इसके, इन स्तंभों पर सफेद पॉलिश की गई है। इन स्तंभों पर सफेद पॉलिश की गई है जो आज तक बरकरार है। जो आज तक बरकरार है। आगे लिख दें, पत्थर के गोलाकार स्तंभों को पत्थर के गोलाकार स्तंभों को बिना चबूतरे सीधा पत्थर के गोलाकार स्तंभों को बिना चबूतरे के सीधा जमीन में गाड़ा गया। जमीन में गाड़ा गया है। ओके, लिख दिया। बस आखिरी बात, इनकी खास बात थी पशु मूर्ति। अभी नेट आया नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा, आ जाएगा नेट भी। तो इनमें यदि अपन बात करें तो ये इनके प्रकार, जो स्तंभों के दो प्रकार हैं दोस्तों। एक वे स्तंभ जो कि लेख युक्त है, जिनको हमने स्तंभ लेख में पढ़ा था, और एक वो स्तंभ है जो लेख विहीन है। बिना लेख वाले स्तंभ 3 ही है, बाकी सारे के सारे लेख वाले हैं। बताओ लेख वाले कौन कौन से, बताओ रहे। शाबाश। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था दिल्ली टोपरा, बताया था क्या? दूसरा दिल्ली मेरठ। फिर मैंने आपको बताया था प्रयागराज कौशाम्बी। फिर दोस्तों लोरिया नंदनगढ़। फिर कौन सा? लोरिया अर्राज। फिर कौन सा? रामपुरवा। फिर कौन सा? सांची, सारनाथ, निगाली सागर, और रूमनदेई। यही बताया थे? नहीं, बता रहा हूं, एक मिनट रुको, अभी ऐसे नहीं उतारना इनको। अब दोस्तों इन सभी पर लोरिया अर्राज, इसकी पशु मूर्ति गायब है। इसके ऊपरी ऊपर पशु मूर्ति जो है वो गिर गई है। पशु मूर्ति किसकी थी कुछ भी नहीं पता। तो मैं यहां पर लिख दूं पशु मूर्ति टूट गई या नहीं, नहीं लिख देता हूं। इनके ऊपर जो 4 हैं, इन पर एक सिंह है, एक ही शेर है। रामपुरवा जो है उसके ऊपर एक नाटा बैल है, बछड़ा जिसको बोलते हैं अपन, बछड़े की मूर्ति है।
सांची, सारनाथ, निगाली सागर जितने भी हैं बाकी सब पर सांची और सारनाथ, इस पर 4 सिंह है इन दोनों पर, और बाकी फिर इन पर 1 सिंह है। तो 4 दिशाओं में मुंह किए हुए जो सिंह है, शेर है, वो 2 पर ही है, एक सांची वाले पर और एक सारनाथ वाले पर। इन 2 पर ही है। सारनाथ वाले को भारत का राज चिन्ह बनाया गया है। अशोक स्तंभ को, भारत का राज चिन्ह क्या है भाई बच्चों? अशोक का स्तंभ। तो मैं स्तंभ ही तो पढ़ा रहा हूं आपको। और ये जो बनाया गया है वो सारनाथ वाले को अपन ने बनाया है। अब लेख विहीन जो है ना दोस्तों, वो 3 ही है। एक है संकिसा, बिहार में संकिसा, ये संकिसा बिहार जो है वहां पर। दूसरा रामपुरवा वाला, यही इसी रामपुरवा में एक लेक वाला है, और दूसरा बिना लेक वाला, ये भी बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो इस पर है दोस्तों हाथी। हाथी रामपुरवा पर है 1 सिंह, और जो एक और बच गया बसाड़ बिहार का, ये भी बिहार का, उस पर भी यही 1 सिंह है। तो कुल मिला के शेर ज्यादा लगाए गए हैं, वो भी 1-1 या 4-4। एक पर बैल है, एक पर हाथी है, बाकी सब के सब जो है उन पर 1-1 शेर है। इस पे क्या था पता नहीं। कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद मोर था, मोर था शायद, जो उड़ गया। हाँ उड़ गया, और अब कुछ भी नहीं। भाई मोर था, पक्षी था, पक्षी तो उड़ेगा, इसलिए मोर बैठाया गया था। एक पर ही पक्षी बैठाया गया था और वो पक्षी उड़ गया, क्योंकि पक्षी तो आकाश में उड़ेगा। बाकी अब अशोक ने जब देखा कि शायद सबसे पहले यही लगाया गया था, लोरियान राज का स्तंभ, उसमें पक्षी बैठाया, पक्षी उड़ गया, तो अशोक का दिमाग खराब, उसने कहा अब पक्षी बैठाओ ही मत, सबके ऊपर फिर बाद में पशु बैठा दिए। ऐसा बताते हैं, मैंने गारंटी नहीं दी, लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं शायद मोर था, अब नहीं है, कहां गया? अरे ये पत्थर से बनी हुई मूर्ति उड़ती थोड़ी ना है, बात करते हो ये है। हाँ सही बात है। तो दोस्तों ये अब आप उतार लो, अब इसके बारे में 2 बात और करनी है, बाकी स्तंभ खत्म है। हाँ जी उतारो। कौशाम्बी वाला ये आ तो गया यहाँ पे, इसी पर ही वो लेख लिखे हुए हैं। स्तंभ एक ही है, उस पर 3 लेख है, रानी का, कौशाम्बी में फूट डालने से रोकने का, और बड़ा वाला। नाटा बैल बछड़ा, अरे बछड़ो बछड़ा, बच्चों, हाँ केलड़ो। एक सिंह, एक सिंह, हाथी, हाथी। चिट्ठी आई है। अभी बताएंगे। प्रश्न पूछा है, लेकिन एक बार पढ़ा लेने दो, बाद में उत्तर आप खुद ही दे दोगे।
तो उम्मीद है कि आपने उतार दिया। चलो उम्मीद नहीं है, ऐसी उम्मीद नहीं करूं। ये क्या है, टॉपिक ऐसा था कि नेट से पढ़ाते तो ज्यादा ठीक लगता। आप लोग प्रत्यक्ष में इन मूर्तियों को देख लेते। मोबाइल निकाल लो या तो अपने, और इस रामपुरवा वाले नाटे बैल को देखो, इसकी खूबसूरती बहुत गजब है। चल जाएगा क्या? चला दे फिर। इसमें कहाँ है हॉट स्पॉट को? कौन सी साइड में? अब आप लोग जो है लिखना शुरू करो। देख लिया ना? ओके। तो प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ, आप लोग जो है अपने मोबाइल पर जो है वो रामपुरवा स्तंभ शीर्ष डालो गूगल पे। चलो ये भी रहने दो, आप सारनाथ वाला डाल दो जिसे मैं लिखा दूं अगला। सारनाथ लिखो, सारनाथ अशोक स्तंभ। सारनाथ वाला, सारनाथ अशोक स्तंभ डाल दो। सारनाथ अशोक स्तंभ देख लिया क्या आपने? तो इसमें सारनाथ अशोक स्तंभ डाल दिया। सारनाथ अशोक स्तंभ। चलेगा क्या ये? है? टाइम लगेगा इसमें, तो टाइम लगेगा भाई। चलो छोड़ो, आप तो आपने सारनाथ वाला निकाल लिया ना। उसमें तू निकाल रहा बाबुल, इसमें कहा है सारनाथ? ले अब तो मैं डाल दूंगा सारनाथ तो इसमें नीचे जो फोटो दिख रहे हैं आपको, जो चौकी है शेर के पैरों के नीचे, उसको आप ध्यान से देखो। कैमरे में तो नहीं दिख सकता ना बेटा, दिखेगा नहीं। आप लोग देख लो ना प्लीज। अरे ये वाला निकाल लो आप, ठीक है। और इसके बाद में इसके चौकी पर 4 पशु नजर आएंगे। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपको, इसमें चौकी पर जो चक्कर बना हुआ है ना, उसके दोनों साइड 2 पशु दिखाई देंगे आपको। दिख रहे हैं क्या? एक में आपको क्या नजर आ रहा है? घोड़ा, हाथी और एक बैल। किसी में आपको एक साइड में घोड़ा भागता हुआ दिखेगा, दूसरी साइड में बैल। यार बात तो सही है, लेकिन ये इसकी लाइट बढ़ा तो। कैमरे के सामने यार इतनी दूर से दिखेगा नहीं। कोई ना, आप लोग देख रहे हैं ना सारनाथ? हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है अपना। अरे कोई ना, सुनो, अपन देख लिया इन सबने, आप बैठो। अरे आप एक काम करो, ये 4 पशु जो है ना, इनका कर्म पूछा गया था एक बार RS प्री परीक्षा में। तो इनका जो कर्म है ना, वो है दोस्तों
सबसे पहले आपको हाथी मिल सकता है, कोई बात नहीं, इसके बाद में घोड़ा मिलेगा, इसके बाद में बैल मिलेगा, और फिर मिलेगा शेर। ठीक है, तो इनका क्रम ये है। अब परीक्षा में आपको एक काम और करो, खुले पैसे हैं किसी के पास, 1 रुपया 2 रुपया निकालो, उनको उन पर देखो क्या मिलेगा। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, अशोक स्तंभ, उन पे खुद देखो ना। अरे अशोक स्तंभ बना हुआ है ना, उस पर कौन सा पशु है देखो। किसी को बैल मिलेगा, किसी को हाथी मिलेगा, किसी को शेर मिलेगा, किसी को घोड़ा मिलेगा। दो पशु जरूर मिलेंगे। इनकी खास बात क्या होगी वो सुन लो, कि या तो ये दोनों है, या फिर कहीं पर ये दोनों है, और या फिर ये दोनों है। अर्थात इनका क्रम क्या हो सकता है, जैसे परीक्षा में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, घोड़ा, बैल, शेर, हाथी, इसका क्रम यह भी हो सकता है, बैल, शेर, हाथी, घोड़ा, ये सारे क्रम सही है। कुल मिला के मान लो कि कोई गोल आकार का कोई चौकी है, गोल आकार की, उस पर 4 साइड में 4 पशु मूर्तियां हैं, तो पहली कोई होगी क्या, जब आकार ही गोल है और उस पे 4 पशु मूर्तियां बनी हुई हैं। अब मान लो कि यहां हाथी बना हुआ है, ये यहां हाथी है, यहां पर घोड़ा है, और फिर इसके बाद बैल है, और फिर शेर है। तो इसका क्रम जो है, चूंकि हमें इसी तरफ से चलना है, ये तो फिक्स है हमारे यहां, मतलब इस दिशा से इस दिशा की ओर जाना है, ये देवनागरी लिपि का नियम है। तो हमें चलना तो होगा यूं ही, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी हिंदी भाषा का नियम है कि हम यूं नहीं चलेंगे उर्दू की तरह, हम यूं चलेंगे, लिख करके वहां जाएंगे, फिर यहां से शुरू करेंगे। तो चलना तो हमें यूं ही है, ये नियम है। अब यूं चलेंगे, अब मान लो कि कोई व्यक्ति यहां से शुरू करेगा, तो वो यूं ही तो चलेगा। अब यहां से शुरू करके यूं ही चलेगा, तो वो जब चलेगा तो बैल के बाद में क्या आएगा, शेर के बाद में हाथी के बाद में। मान लो किसी ने यहां से चलना शुरू किया, तो शेर पहले, फिर घोड़ा, फिर बैल। किसी ने यहां से चलना शुरू किया तो हाथी, शेर। तो कर्म जो है इनका पूछा गया है, और ये यही रहेगा। सबसे हाथी घोड़ा, अपनी कहावत भी सुनते हैं, हाथी घोड़ा पाल के। तो हाथी के बाद में घोड़ा है, ये याद रखें। हाथी सबसे पहले चला था, घोड़ा उसके पीछे दौड़ा, और बैल ने कहा मैं भी जीतूंगा, शेर बोला तुम तीनों को खाऊंगा। सबसे पहले हाथी धीरे धीरे चलेगा, फिर घोड़ा तेज दौड़ेगा, फिर बैल भी तेज दौड़ेगा, और फिर शेर इनके पीछे दौड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है, शेर सबसे पीछे। आप यूं याद कर लो, हाथी घोड़ा आपने याद है ही, बीच में कौन रह जाएगा, बैल। और वैसे भी बैल जो होते हैं, मंदबुद्धि वाले को बैल कहते हैं, और बैल हमेशा बीच में ही रहते हैं, ना आगे ना पीछे। मतलब याद हो गया ना, इंपॉर्टेंट बात ये, परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको सिक्कों पे भी दिखा दिया, मैंने आपको मोबाइल में दिखा दिया, चूंकि नेट चल नहीं पाया, वरना तो मैं बहुत कुछ और ठीक तरह से समझा था, लेकिन ठीक है, अब मैं आपको लिखा रहा हूं। एक बात और सुन लो लिखाने से पहले, इस अशोक स्तंभ की खास बात है कि 4 शेर खड़े हैं, और चारों जो शेर हैं दोस्तों 4 दिशाओं में देख रहे हैं। ये जैसे उत्तर में है तो ये दक्षिण में है,
और ये वाला मान लो पश्चिम में है तो उधर वाला पूर्व में, तो ये 4 दिशाओं में 4 शेर लगाने का अर्थ क्या है? अशोक ने ऐसा क्यों किया कि आज से 2300 साल पहले 4 शेरों को पीठ टिकाकर 4 दिशाओं में देखता हुआ दिखाया? ऐसा क्यों किया? तो इसका अर्थ यह है कि वो बताता है कि मैंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली है। ये चारों दिशाएं जीतने का संकेत है। और ये विजय किसके द्वारा प्राप्त की है? अशोक के द्वारा प्राप्त की गई। किससे? तलवार से या धर्म से? धर्म से, क्योंकि चक्र ये बताता है, बौद्ध धर्म में चक्र, धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, ज्ञान के प्रचार का प्रतीक है। तो यहां चक्र है और यही चक्र जो है, इस चक्र में 32 तिलियां हैं। कितनी तिलियां? 32 तिलियां हैं सारनाथ में, लेकिन हमारे राज चिन्ह में जो लिया गया वहां 24 तिलियां ली गई। ये चेंज किया गया है। 24 जो ताड़ियां हैं, 24 जो रेखाएं, जैसे अशोक स्तंभ के बीच में से जो ये लाइनें कितनी निकली हुई है? निकली हुई तो 32 है, लेकिन हमने हमारे राज चिन्ह में कितनी निकाली है? 24 निकाली है, जबकि मूलतः 32। पहले दोस्तों समय का प्रतीक है ये चक्र। पहले अपनी बात करते हैं ना, पहले अपने समय को घड़ी में नापते थे। घड़ी, जैसे कहावत भी सुनी कि 2 घड़ी हो गई मेरे को इंतजार करते हुए, 4 घड़ी, इस प्रकार से 16 घड़ी। तो 16 घड़ी होती थी दिन में और 16 घड़ी होती थी रात में। इस प्रकार दिन और रात में कितनी घड़ी होती थी? 32 घड़ियां होती थी, इसलिए 32 डंडे। 32 घड़ी में 8 प्रहर होते थे। 8 प्रहर बराबर 32 घड़ी। ये पहले का भारतीय हिसाब किताब था समय का। 4 प्रहर जब होते थे तो उसमें 16 घड़ी और ये होती थी दिन की। और जब आधा दिन बीत जाता था तब 8 घड़ी हो जाती थी और आधे दिन बीतने को 2 प्रहर कहते थे। आज भी हम जब आधा दिन बीत जाता है उसको दोपहर कहते हैं। दोपहर, इसका अर्थ है 2 प्रहर बीत चुके हैं, 2 प्रहर समाप्त हो चुके हैं। जबकि हमने इसको अब समय की इकाई इसको 2 प्रहर तो मान लिया और हमने इसको ऐसे लिखना शुरू कर दिया दोपहर। तो ये पहले की समय की गणना है। पहले समय 32 घड़ियों में नापा जाता था, आज हम इसको 24 घंटे में नापते हैं। बात वही है, अशोक ने आज से जो 2300 साल पहले जो संदेश दिया था कि समय कभी रुकता नहीं है, समय का चक्र हमेशा चलता रहता है, जरूरी है कि हमें भी समय के चक्र के साथ साथ अपनी गति को बनानी है, समय के साथ हम भी चलते रहें। वही संदेश आज हमारे अशोक स्तंभ में हमने भी दिया है कि हमारा समय 24 घंटे का हमेशा चल रहा है और हमें भी समय के साथ में विकास करना है। ठीक है, तो दोनों बातें बता दी। एक तो 4 शेर क्यों हैं और एक चक्र में 32 की जगह 24 तीलियां क्यों हैं। ठीक है, अब लिखा दूं, हेडिंग डालो, सारनाथ का अशोक स्तंभ। सारनाथ का अशोक स्तंभ। ये प्रशासनिक सेवाओं में चाहे थानेदार हो या फिर आरएस, ये क्वेश्चन अक्सर आ रहा है जो मैं अपने स्तंभ पढ़ रहे हैं, विशेष करके सारनाथ का अशोक स्तंभ। लिखा दूं, लिखे, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास सारनाथ कस्बे से यह स्तंभ प्राप्त हुआ। स्तंभ के शीर्ष पर
स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर, 4 शेर एक दूसरे से पीठ टिकाए एक दूसरे से पीठ टिकाए चारों दिशाओं की ओर देख रहे हैं, देख रहे हैं। यह देख रहे हैं, यह अशोक की चारों दिशाओं में, अशोक की चारों दिशाओं में धर्म की विजय, चारों दिशाओं में धर्म की विजय को प्रकट करते हैं। प्रकट करते हैं। इन शेरों की मूर्तियां लहराते केसों, बाल होते हैं ना शेर के चेहरे के आसपास, केस बोलते हैं, केस। लड़कियों को पता है केस, खुला केस, लहराते केस, केसों की घटाएं। तो लिखें, इन मूर्तियों के लहराते केस, लहराते केस यानी बाल, कोमा तनी हुई मांसपेशियां, तनी हुई मांसपेशियां। जैसे शेर कोई शिकार करने के लिए मांसपेशी तन जाती है, दिखती है। तनी हुई मांसपेशियां स्पष्टतः प्रकट की गई है। चौकी या फलक पर, चौकी या फलक, चौकी को फलक भी कहते हैं। ये चौकी जो है ना, इसको फलक भी कहते हैं, फलक। चौकी या फलक पर, चौकी या फलक पर 4 दिशाओं में चार चक्र, 4 चक्र बनाए गए हैं। हाँ, 4 चक्र बनाए गए हैं। इन चक्रों के, इन चक्रों के मध्य 32 तीलियां, 32 तीलियां बनाई गई, जो समय को इंगित करती हैं। समय को इंगित करती हैं। भारत के राज चिन्ह में, भारत के राज चिन्ह में 32 के स्थान पर 24 तिलियां ली गई है। इन चक्रों के मध्य 4 पशु, 4 पशु
क्रमश है, 4 पशु क्रमश है, तो इनके क्रम से नाम लिख दो। हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। बनाए गए हैं। बनाए गए हैं। ओके, तो ये भी हो गया। और सारनाथ वाला ध्यान रखें, सारनाथ वाले पर क्वेश्चन अक्सर ही आ रहा है, क्योंकि भारत का राज चिन्ह है, तो राज चिन्ह है तो पूछेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अपने स्तंभ जो हैं वो पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। आगे हेडिंग डाल दो आप स्तूप की। ब्रेक चाहिए क्या? अभी तो आए हैं, अभी कहाँ का ब्रेक बताओ? अभी 1 बजे क्लास छोड़ेंगे तो 2 ब्रेक तो देने नहीं है अपन। ठीक 11:30 या 11:15 बजे ब्रेक दे देंगे, ठीक है? तब तक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा ये है ना दोस्तों, आप बताओ स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप किसे कहते हैं बताओ? मैंने आपको उस दिन बताया था कि गौतम बुद्ध जब मरे थे तब उनके शरीर के 8 टुकड़े किए थे, बताया था ना? 8 टुकड़े किए थे, और इन 8 टुकड़ों में 8 राजा इनको ले गए थे। 8 टुकड़ों को 8 राजाओं ने कहां दबाया? मिट्टी में, और उसी के ऊपर क्या बनाया गया? स्तूप। शुरू में कितने स्तूप बनाए गए थे? 8। तो स्तूप का अर्थ है दोस्तों मिट्टी का ढेर। मिट्टी का ढेर, ये इसका अर्थ है। तो स्तूप का अर्थ है दोस्तों मिट्टी का ढेर, या जैसा कि एनसीईआरटी में लिख रखा है मिट्टी का थुआ। ढेर को वो थुआ बोलते हैं। ये गोलाकार या अर्धगोलाकार रचना होती है। सबसे प्रारंभिक, सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है दोस्तों? बताया था मैंने आपको, स्तूप पिपरवा का है। ये पिपरवा का कहां पड़ता है? बिहार नेपाल की तराई में। अशोक ने कितने बनवाए? 84,000 स्तूप बनवाए। जिनमें 5 शेष हैं, बाकी सब किसने तोड़वा दिए? मैंने बताया था मिहिर कुल एवं तुर्क शासकों ने तोड़वाया। राजस्थान में कोई स्तूप का टूटे हुए का साक्ष्य मिलता है? राजस्थान में विराटनगर में, विराटनगर में बीजक पहाड़ी पर स्तूप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्तूप होता कैसा है दोस्तों वो भी आप सुन लो, फिर मैं आपको बता दूं। स्तूप जो है मैंने बताया कि एक ढेर जैसे मिट्टी का गोलाकार है, ठीक है? इसके ऊपर यहां ये हर्मिका बनाई जाती है। ये चौकोर है, मतलब मैं तो नहीं बना पा रहा, चौकोर बिल्कुल यूं आकर के ऊपर,
जैसे तो ऊपर रख देते हैं चौकोर, तो इस हिसाब से ये है। और उसके ऊपर एक छत्रक बनाया जाता है जिसमें 3 और तस्त्रियां लगी होती है। मतलब एक ऐसी धातु की लकड़ी जिस पर चारों तरफ से जैसे थाली होती है उसमें छेद करके उस पर टांग दे, एक ऊपर थाली, एक बीच में और एक नीचे, 3 जगह। तो इस प्रकार से 3 थालियां धातु की छड़ी में टांग दी जाती है। इसे छत्रक बोलते हैं। और यहां पर दोस्तों एक कलश होता है, ये कलश है, ये हर्मिका है, ये छत्रक है, ये अंड है, और यहां धातु अर्थात गौतम बुद्ध से संबंधित अस्थियां जो हैं वो इसमें रखी जाती है। तो अस्थि या कोई बाल या कोई दांत, अस्थि अवशेष वो कहां रखे जाते हैं? कलश में। फिर दोस्तों नीचे अंडाकार आकृति होने के कारण इसको यहां से ये लोग जो है ना यहां जाते हैं प्रदक्षिणा, ये प्रदक्षिणा पथ है, इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो ये वाला जो है ये प्रदक्षिणा पथ है, यूं आते हैं और चारों तरफ जो बाड़ लगी होती है, ये वाली लकड़ियों की बाड़, इस प्रकार से एक बाड़ लगी होती है, इसको वेस्टर्नी कहते हैं। चारों तरफ से जो बाड़ लगी होती है, जिसमें बीच में गैलरी सी होती है जिसमें प्रदक्षिणा चारों तरफ घूमते हैं, तो इस लकड़ी की बाड़ को वेस्टर्नी बोलते हैं। और ये एक चबूतरे पर होता है दोस्तों, ये चबूतरा, ठीक है। अब चबूतरे के बाद कुछ बात और है कि वो भी सुन लो। आप इसमें एंट्री करने के लिए जाओगे किधर से? तो चारों तरफ एक दीवार बना करके और यहां एक गेट बनाया जाता है। जो गेट बनाते हैं उसे कहते हैं तोरण द्वार। इस गेट को क्या कहेंगे? तोरण द्वार। तोरण द्वार। इस तोरण द्वार पर भी बड़ी बड़ी पट्टिकाएं लगाई जाती हैं जिनमें मूर्तियां 3 होती हैं, जिनमें बुद्ध से संबंधित मूर्तियां लगा दी जाती हैं, उनकी मां की, उनके जन्म की आदि बुद्ध मूर्तियां, यक्ष की, यक्षिणी की, तो सुंदर मूर्तियां लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अब आप एक काम करो, अपने मोबाइल में डाल दो सांची का स्तूप, एक बार डालो तो, सांची का स्तूप। आ गया क्या? तो ऐसे थोड़ी ना है, ये अशोक के द्वारा बनवाया हुआ सांची का स्तूप। ध्यान से देखो, इसमें गेट भी है, गेट दिख रहा है क्या? ठीक है, तो गेट दिखा आपको? यस। इस गेट के पीछे आपको ऊपर ही ऊपर अंडाकार जो छत्रक है, अंडाकार आकृति के ऊपर ही ऊपर जो है एक चौकोर दिख रहा है क्या? हर्मिका। अरे इस प्रकार की हर्मिका दिख रही होगी ना। ये हर्मिका वैसे चौकोर होती है, मैंने बताया, लेकिन मैं बोर्ड पे बना नहीं पा रहा ना चौकोर। तो हर्मिका जिसे हम देव सदन कहते हैं, उसके अंदर आपको वो थाली के आकार का छत्रक दिख रहा है क्या?
दिख रहा है ना? यस, उसी के पास में शायद छत्रक तो ऊंचा है इसलिए दिख गया, लेकिन कलश नजर नहीं आएगा। कलश भी दिख रहा है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। धातु कलश जिसमें अस्थि अवशेष रखे गए, किसके किसके अवशेष? बुध के। हाँ, कुछ टुकड़े तो अवशेष हैं बेटा, मैंने अवशेष लिखा, मतलब कोई एक बाल है जैसे कुछ और है। करो रे यार चालू, कब करोगे बताओ? कितनी देर में? 5 मिनट, तब तक मेरा टॉपिक ही पूरा हो जाएगा। दो पर हाँ 200 के नोट पर ये सांचे का स्तूप ही तो है। अब वो जरूरत नहीं है 200 के नोट वाली। इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने तोरण द्वार भी देखा है, इसमें 3 पट्टियां लगी हुई, वो भी देखो, उनके ऊपर मूर्तियां हैं, वो भी देखो। तोरण द्वार है, ये मूर्ति नहीं है लेफ्ट साइड में, ये कोई पेड़ पौधे या फिर कोई ऐसा है जो वहां पर उसमें खड़ा था। तो आप लोगों ने समझ लिया, तो अब मैं लिखा दूं। चलो तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये उतारो, फिर मैं लिखाना शुरू करता हूं। स्तूप का अर्थ है, क्या अर्थ है बताओ स्तूप का? मिट्टी का ढेर या मिट्टी का धुआं। ये कैसी रचना है? अर्धगोलाकार। देख लो बोले अर्धगोलाकार नहीं है क्या? ये अर्धगोलाकार रचना। ओके, फिर प्राचीनतम स्तूप मैंने पिपरवा का बता दिया आपको, अशोक ने 84,000 बनवाए, जिनमें 5 शेष है। राजस्थान में टूटा हुआ कहां है? विराटनगर में। चलो उतारो, फटाफट उतारो। मैं अभी देखता हूं बेटा, 5 मिनट में चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तब तक उतारो आप इसको, उसको लेफ्ट साइड वाली को छोड़ दो। भाई चालू करो यार, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है। लिख दिया ना? अरे वाह। नहीं सर, लिख दिया? ओके, अरे लिख दो रे फटाफट बावड़ो। लिख दिया? ओके, आप फटाफट जो है, इतना भी ना बनाओ, तो मेरी तरह एकदम सीधी रेखाएं खींच दो बस।
ये कलश जो है मैं इसी के पास लिख रहा हूं अस्थि अवशेष, क्योंकि ये कलश में ही होते हैं। ठीक है, बना लो। बनाना है जब भी तो पता लगेगा बेटा, वरना आपकी परीक्षा में आ गया कि हर्मिका होती है, स्तूप में हर्मिका क्या होती है। कोई जरूरी थोड़ी ना सुंदरी बनाओ, लेकिन ये ध्यान रहे कि हम क्या बना रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं।